लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे we already completed 20 pins, that is 16 data bus and address bus multiplex pin and 4 address bus and status bus multiplexed pins. तो दोनों ही यानी ऑल 20 पिंस जो है वो रिलेटेड टू ALE है, यानी ALE के रिस्पांस के बेसिस पर आपका जो है ये पिन एड्रेस या स्टेटस बस या डेटा बस का काम करता है. All are here. I found that those whose payment mode is as per call is business, but they are just only have Now, on their current application. As of now, since is able to fill the now registration. whenever ALE is 1, that means address latch enable address latch enable pin is high, at logic high, logic 1. Then सर सबको म्यूट कर दीजिए सर. Excuse me, there are lots of disturbance over here, sir. Please Excuse mute. me, sir. There are a lot of unwanted sounds, sir. Please unmute सबको everybody. म्यूट कर दीजिए सर. तो 2 पॉइंट हम लोग क्लियर कर लिए थे कि आपका जब भी ALE लॉजिक 1 होगा तो या तो आपका मल्टीप्लेक्स्ड डेटा एड्रेस बस या मल्टीप्लेक्स्ड एड्रेस स्टेटस, कोई भी आपका दोनों में से कोई भी आपका मल्टीप्लेक्स्ड होगा तो ALE 1 होने के समय, यानी जब ALE 1 होगा, लॉजिक 1 होगा, तो हमेशा एड्रेस लाइन ही वर्क करेगा, यानी कि दैट पिन इज वर्क एज ए एड्रेस लाइन और एड्रेस बस, यू कैन से. whenever ALE is equal to 0, then the same bus is used as a in this case data bus and in this case status bus. तो ALE का वैल्यू जो है उस पर डिपेंड करेगा आपका, यानी ALE जब 0 होगा तो आपका डेटा बस आपका यूज होगा, अगर ये ALE 1 होगा तो एड्रेस बस यूज होगा. अब ALE जो आपका 0 या 1 है, ये डेटा बस और एड्रेस बस कब होगा, जब आपका डेटा और एड्रेस AD मल्टीप्लेक्स्ड होगा. तो एड्रेस और डेटा बस मल्टीप्लेक्स्ड होगा तो ALE 0 होगा तो डेटा बस का रोल प्ले करेगा और ALE अगर 1 होगा तो एड्रेस बस का रोल प्ले करेगा. अदरवाइज अगर आपका स्टेटस बस के साथ, यानी कि एड्रेस बस और स्टेटस बस के साथ अगर आपका मल्टीप्लेक्स्ड है तो ALE 0 होगा तो स्टेटस बस वर्क करेगा, वो लाइन स्टेटस बस का काम करेगा, और 1 होगा तो अगेन एड्रेस बस का. ओवरऑल कंक्लूजन क्या हुआ कि जब एड्रेस लैच इनेबल हाई होगा तो ऑल द पिन, यानी कि 20 पिंस जो हम लोग डिस्कस किए, 20 पिंस इन द फॉर्म ऑफ 2 to 16 पिन, यानी 2 to 16 हुआ आपका, और फिर पिन नंबर 39, तो ये हो गया आपका टोटल 16 पिंस, और पिन नंबर 35 से 38 ये आपका हो गया 4 पिन. तो ये टोटल 20 पिंस आपका जो है वो एड्रेस
एड्रेस लाइन का काम करेगा अगर ALE आपका 1 होगा। ये हमारा फाइनल कंक्लूजन था जो अभी तक हम लोग डिस्कस किए। नाउ इफ द ALE इज 0, ALE 0 होगा तो उस केस में डेटा और एड्रेस बस तो जो मल्टीप्लेक्स है तो डेटा बस का रोल प्ले करने लगेगा वो पर्टिकुलर पिन। बोलिए। Yes, sir. Sir, in the case of address bus, address lines, status flag registers will not work there. I think so. रिपीट द क्वेश्चन। What was, sir? Sir, in the case of address bus, sir, status flag registers will not work there. No, status flag register will not work. Yes, sir. Once Yes, sir. the ALE is disabled or at logic 0, then only the status bus as well as data bus is Enabled. enabled and working part of that particular buses are initiated within the system. Yes, sir. तो जब तक आपका ALE लैच इनेबल लॉजिक 1 होगा तब तक वो एड्रेस बस का ही रोल प्ले करेगा आपका वो सारा पिन। ठीक है ना। नाउ Yes. अगर एड्रेस लैच इनेबल आपका डिजेबल हो गया, लॉजिक 0 चला गया, तो वो डेटा बस का तो रोल प्ले करने लगेगा, साथ में स्टेटस As well as status. Yes, sir. अब यहाँ स्टेटस बस, अब यहाँ ये 2 पॉइंट क्लियर है। आउट ऑफ 40 पिंस 20 पिंस के लिए हम लोग यही डिस्कस करते हैं। तो 20 पिंस में से अब जो स्टेटस बस है, क्योंकि यहाँ पर 4 स्टेटस बस है S3 से लेकर S6 तक, तो S3 से S6 तक, लेकिन इस 4 में से 2 का जो कंडीशनल आपका जो है परफॉर्मेंस आपका जो है पर्टिकुलर सेगमेंट आपका सेक्शन कंप्यूटर का यूज होता है, बाकी का 2 जो है उसमें से एक रिजर्व रहता है। ठीक है ना। एक रिजर्व करने का मतलब एक हमेशा डिफॉल्ट 0 इनिशियलाइज रहता है। तो S3 और S4 अगर 2 स्टेटस बस को देखा जाए तो 2 के लिए टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनता है। तो 0 0 1 1 और एक बार 0 1 0 1 लेते हैं। तो जब 0 0 होगा यानी S3 और S4 दोनों डिसेबल मोड में होगा। डिसेबल मोड इन द सेंस कि जब आपका इनपुट 0 होगा, लॉजिक 0 होगा दोनों पिन से, तो उस केस में आपका कोई पर्टिकुलर सेगमेंट रजिस्टर वर्क कर रहा होगा, तो उस समय एक्स्ट्रा सेगमेंट आपका वर्क कर रहा होगा। ठीक है ना। अगर दोनों 0 0 है, 0 अगर 1 होता है तो उस केस में स्टैक सेगमेंट इज द पर्टिकुलर सेगमेंट रजिस्टर विच इज एक्सेस्ड द इंस्ट्रक्शन, या इंस्ट्रक्शन इज एक्सेस थ्रू द पर्टिकुलर सेगमेंट रजिस्टर। 1 और 0 होगा तो कोड सेगमेंट या कोई भी सेगमेंट नहीं। ठीक है। और 1 और 1 होने का मतलब है कि डेटा सेगमेंट आपका यूटिलाइज हो रहा है। तो ऑल द 4 सेगमेंट रजिस्टर इज सेट ऑन द बेसिस ऑफ द combinations or the value for S3 and S4 status bus. Now S5 जो है, हाँ बोलिए। बोलिए। सर ये वाला समझ में नहीं आया, S4 S3 वाला क्या था? अच्छा, ये कैसे लिया गया समझ में नहीं आया। यस सर। देखिए टोटल यहाँ पर A16 से A17, A18 और A19, ये आपका 4 एड्रेस बस जो बच गया था। 16 एड्रेस बस तो डेटा बस से मल्टीप्लेक्स हो गया, क्योंकि आपका डेटा लाइंस जो है इंटेल 8086 में 16 है, और एड्रेस लाइन जो है ये 20 है। तो 16 तो मल्टीप्लेक्स हो गया एड्रेस से और डेटा लाइन से, बच गया जो 4, वो आपका जो है वो स्टेटस से आपका जो है मल्टीप्लेक्स हुआ। तो S3, S4, S5 और S6, ये 4 स्टेटस सिग्नल्स है, जिसमें से S3 और S4 को लिया गया, यहाँ पर S4 और S3 को लिया गया आपका जो है पर्टिकुलर सेगमेंट को एक्सेस करने के लिए, वैल्यू सेट करने के लिए लिया गया। तो कौन सा सेगमेंट रजिस्टर एक्सेस होगा वो डिपेंड करेगा S4 और S3 किस तरह के लॉजिकल वैल्यू को होल्ड कर रहा है। अब चूंकि यहाँ 2 स्टेटस बस की बात हो रही है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ, अगर हमारा n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ इनपुट,
तो यहाँ पर अगर n का वैल्यू 2 है तो टोटल कॉम्बिनेशन 2 का पावर n दैट इज 2 का पावर 2 दैट इज 4। तो 4 कॉम्बिनेशन ऑफ आपका इनपुट का यहाँ पर S4 S3 के लिए बन सकता है। अब इस 4 को क्या करते हैं, हमको 2 कॉलम मेंटेन करना है ये S4 और S3 के लिए। तो 4 का टोटल जो कॉम्बिनेशन बनता है उसका हाफ करते हैं। तो टोटल कॉम्बिनेशन का हाफ 2 होता है, तो 2 टाइम 0 2 टाइम 1, और फिर हाफ करते हैं इस 2 का। तो 2 का हाफ कितना होगा 1, तो 0 1 0 1 अल्टरनेटिवली लेते हैं। कैसे लेते हैं समझ में आ गया? यस सर। सर ये टू नंबर ऑफ इनपुट समझ में नहीं आया क्या फिर से बोलिए। सर। नंबर ऑफ इनपुट 2 हाँ, ये समझ में नंबर ऑफ इनपुट का मतलब यहाँ पर लिटरल्स वेरिएबल्स जो आप यूज कर रहे हैं S3 S4, ये आपका जो स्टेटस बस है सिंगल बिट इंफॉर्मेशन रखेगा ना। यस सर। सिंगल बिट आपका इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होगा? सिंगल बिट का इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में होगा? सर बाइनरी फॉर्म में बाइनरी फॉर्म में होगा, तो या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा। यस तो लॉजिक गेट्स जब आप पढ़े होंगे मॉडर्न फिजिक्स में, पढ़े हैं प्लस 2 लेवल में, पढ़े हैं मॉडर्न फिजिक्स में लॉजिकल यस गेट्स। सर। यस सर पढ़े थे। हाँ, तो लॉजिकल गेट्स में आप पढ़े होंगे कि आपका जो ट्रूथ टेबल का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे। ट्रूथ टेबल क्या होता है तो बताइए, तो बताइए। सर ट्रूथ टेबल ये होता है जब हम स्विच जब होता है ना स्विच, तो स्विच हम जब एक ऑन करते हैं तो हमारा मतलब बाइनरी हमारा कंप्यूटर में 1 होता है, मतलब दर्शाता है कि 1, और जब ऑफ होता है तो मतलब 0 दर्शाता है। तो मतलब ठीक ट्रूथ है, टेबल हाँ, बेसिकली ये दर्शाता क्या है, तो ट्रूथ टेबल इट रिप्रेजेंट्स, 0 या 1 दर्शाता है सर। हाँ, इट रिप्रेजेंट्स इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप, इनपुट एंड आउटपुट रिलेशनशिप। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट रिलेशनशिप के लिए ये हमारा इनपुट है, S3 और S4 के लिए जो डेटा ले रहे हैं ये इनपुट है, और इस इनपुट का कॉम्बिनेशन के बेसिस पर कौन सा सेगमेंट एक्सेस होगा ये तय होता है। क्लियर है? तो अब यहाँ पर आपका अगर 2 इनपुट है, यहाँ कहने का मतलब ये है कि अब यहाँ अगेन हम लोग देखते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनता है, टोटल नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन is equal to what? 2 to the power n. अगर when n is the number of input, अगर n नंबर ऑफ इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ इनपुट कॉम्बिनेशन 2 का पावर n होता है, राइट? तो 2 का पावर n कहने का मतलब है कि अगर आपके पास 2 लिटरल्स पर कोई वैल्यू सेट करने जा रहे हैं तो n का वैल्यू यहाँ 2 हुआ, क्योंकि S4 और S3 दो स्टेटस बस है। तो 2 स्टेटस बस के बेसिस पर आप कोई भी निर्णय लेने जा रहे हैं कि कौन सा सेगमेंट रजिस्टर आपका एक्सेसिबल होगा जब S4 और S3 का ये कॉम्बिनेशनल इनपुट होगा। तो 0 0 हो या 0 1 हो या 1 0 हो या 1 1 हो, जिस तरह का भी कॉम्बिनेशन आप लेंगे उसके बेसिस पर ये 8086 में पर्टिकुलर सेगमेंट रजिस्टर आपका यूज होगा। ठीक है ना? अब ये स्टेटस आपका 0 और 1 जो लिया गया है वो अकॉर्डिंग टू दिस मैथमेटिकल आपका जो है कंक्लूजन पर लिया गया है कि n नंबर ऑफ इनपुट अगर है, लिटरल्स यूज हो रहा है, तो 2 का पावर n कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट रो बनेगा। तो अब उस कॉम्बिनेशंस को जनरेट कैसे करते हैं, तो वी हैव टू मेंटेन 2 कॉलम ऑफ इनपुट, S4 और S3 इज द इनपुट एंड सेगमेंट एक्सेस जो हम लिखेंगे दैट इज द आउटकम, यानी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के लिए क्या आउटकम आपका है या कौन सा सेगमेंट रजिस्टर रिस्पॉन्सिबल होगा अगर इस तरह का वैल्यू होल्ड कर रहा है S4 S3। तो अब यहाँ पर क्या है, टोटल जो कॉम्बिनेशन बनता है उसको अगर यहाँ 3 होता तो कितना कॉम्बिनेशन का इनपुट बनता है?
एनीवन? सर 8। 8 बनता है सर। 8 बनता है, ठीक है। सर 8 होता। 8 कॉम्बिनेशन बनता है। तो 8 कॉम्बिनेशन अब यहाँ कैसे लेते हैं, क्योंकि आगे जब हम लोग मैक्सिमम मोड देखेंगे तो वहां S2, S1 और S0 का भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे, ठीक है। तो वहां भी कॉम्बिनेशन बनाएंगे S2, S3। तो ये जो टोटल कॉम्बिनेशन बनता है वो इसी के बेसिस पे बनता है। सपोज करो कि अगर A, B, C आपका इनपुट है, क्योंकि आउटपुट तो आपका कंक्लूडेड पार्ट होता है जो इनपुट के बेसिस पर हम सोचते हैं। तो एंड गेट, और गेट या नॉट गेट जब आप पढ़ेंगे तो इसके लिए कंक्लूजन फॉर जनरेशन ऑफ आउटपुट, आउटपुट जनरेट करने का कंक्लूजन एक ही होता है। जैसे एंड गेट को हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट टू सीरीज अरेंजमेंट ऑफ करंट फ्लो देखेंगे। इक्विवेलेंट टू सीरीज अरेंजमेंट ऑफ करंट फ्लो देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो है कोई भी बल्ब आपका जो है वो बल्ब ऑन तभी होगा जब ये ऑल द कनेक्टिंग स्विचेज आर ऑन। तो एंड गेट के केस में भी क्या है, एंड गेट के केस में सीरीज के जैसा ही आपका काम हो रहा है, तो सीरीज में जैसे स्विच आपका एक भी स्विच अगर ऑफ है तो ये गेट जो है ये आपका बल्ब जो है ऑन नहीं होगा। उसी तरह से पैरेलल अरेंजमेंट ऑफ करंट फ्लो की बात करेंगे अगर, तो पैरेलल अरेंजमेंट में क्या है कि हम पैरेलली स्विच को अरेंज कर देते हैं और इस तीनों को जोड़ दिए एक बल्ब से, और इस बल्ब को जलाना है तो S1, S2, S3 तीन स्विच में से कोई भी एक स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जलता है। तो ये Yes, sir. कंक्लूजन हमारा जो है, ये कंक्लूजन हम लोग कब लेते हैं, ये कंक्लूजन हम लोग लेते हैं और गेट के लिए। ये कंक्लूजन हम लोग और गेट के लिए लेते हैं जब कोई भी एक भी इनपुट है। लेकिन अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं वो केवल इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए। आउटपुट तो आपका बेसिस होगा इस एंड गेट का कंक्लूजन, और गेट, नॉट गेट जो भी है। लेकिन जो इनपुट का कॉम्बिनेशन अगर 3 है तो 8 कॉम्बिनेशन बनेगा। और 8 का मतलब है कि आपको 3 कॉलम मेंटेन करना है इस 8 कॉम्बिनेशन को जो बनाएंगे। तो 3 कॉलम के लिए क्या करेंगे, हाफ ऑफ 8 कर देंगे। तो हाफ ऑफ 8 क्या हो गया, 4। तो A के लिए 4 टाइम 0, 4 टाइम 1, और फिर 4 का हाफ करेंगे B के लिए। तो B के लिए 4 का हाफ करेंगे 2, तो 2 टाइम 0, 2 टाइम 1, 2 टाइम 0, 2 टाइम 1। ये फिर इस 2 का हाफ करेंगे, 2 1। तो इसको वहां पर भी जब S2, S1 और S0 कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में ये जब 3 यूज करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग जो यूज कर रहे हैं वो S3, S4, S5, S6। उस हाई मोड में आप जो है मैक्सिमम मोड में S0, S1, S2 भी यूज होगा। तो यहाँ 3 कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो 8 हमारा इनपुट रो कॉम्बिनेशन बनेगा, और इसके बेसिस पर फिर आउटकम हमारा जनरेट होगा। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि अगर आपका mathematically for n number of channel we have to require n number of combinations, so that is clear. Here we have 2 combinations। तो 2 कॉम्बिनेशन आपका 2 स्टेटस बस के बेसिस पर आपका आउटकम जनरेट करना है। तो S4 और S3 ये 2 स्टेटस बस है। तो 2 के लिए टोटल 4 कॉम्बिनेशन कैसे लिया गया पता चल रहा होगा आपको। तो 2 का पावर, n का वैल्यू 2 है तो 2 का पावर 2 दैट इज 4। तो 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमारा जनरेट हुआ। अब S4, S3 का वैल्यू 0 0, 0 1, 1 0 और 1 1, ये जो भी पर्टिकुलर वैल्यू दिया हुआ है इस वैल्यू पर आपका एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, कोड सेगमेंट या डेटा सेगमेंट, ये जब भी ये सेटिंग होगा तो ये सेगमेंट रजिस्टर आपका यूज हो रहा होगा आपके सिस्टम में 8086 माइक्रो प्रोसेसर के बेसिस पर। और S5 आपका बेसिकली इंडिकेट करता है इंटरप्ट फ्लैग, और इंटरप्ट फ्लैग के लिए S5 यूज होता है। तो इंटरप्ट फ्लैग आपका ऑन कब होगा, जब किसी तरह का कोई भी इनएडिक्वेट रिसोर्स या किसी तरह का कोई अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स होता है किसी प्रोसेस के लिए, तो इंटरप्ट फ्लैग ऑन हो जाता है। तो S5 आपका बेसिकली इंडिकेट कर रहा है इंटरप्ट फ्लैग को।
तो इंटरप्ट फ्लैग हो या कोई भी फ्लैग हो, एट ए टाइम एक ही बिट का इंफॉर्मेशन रखता है, तो या तो 0 रखेगा या 1 रखेगा, ठीक है ना। और S6 आपका हमेशा 0, लॉजिक 0 सेट किया गया है, तो S6 फिक्स हो गया, स्टैटिक हो गया। S5 आपका जो है कंडीशंस आपका जनरेट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ इंटरप्ट फ्लैग इज जनरेटेड। तो इंटरप्ट फ्लैग के बेसिस पर कोई भी प्रोसेसर किसी भी समय में रिसोर्स से बाहर जा सकता है, यानी सीपीयू एज ए रिसोर्स वो यूज कर रहा होता है, तो उसको थोड़ी देर के लिए सीपीयू को रिलीज करके आउटसाइड ऑफ द सीपीयू उसको करते हैं। और कब तक वो आउटसाइड रहता है, जब तक कि आपका री प्रोसेस जनरेट नहीं हो पाता है। री प्रोसेस जनरेट करने का मतलब कि जिस रिसोर्स के लिए वो रिक्वायरमेंट प्लेस किया है रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट जब तक अप्रूवल नहीं होता है तब तक वो आपका जो है वेटिंग स्टेट में चला जाता है। जो आप मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़ भी रहे होंगे, प्रोसेस मैनेजमेंट में, प्रोसेस कैसे वेटिंग स्टेट में जाता है और कौन सा प्रोसेस वेटिंग स्टेट में जाता है, ये भी आपको आइडिया है, ठीक है ना। नाउ तो दीज आर द सेटिंग्स। अब ये सेटिंग्स आपका कैसे लिया गया वो बताएं। तो ये सेटिंग्स है जब आपका S4 S3 में जो वैल्यू है, अब वो वैल्यू आप जैसे भी दे रहे हैं, अगर दोनों डिसेबल है यानी 0 है, तो उस केस में एक्स्ट्रा सेगमेंट आपका वर्क कर रहा होगा। अगर दोनों ऑन है तब डेटा सेगमेंट ऑन हो रहा होगा, यानी कि S4 और S3 अगर दोनों ऑन है तो डेटा सेगमेंट, दोनों ऑफ है तो एक्स्ट्रा सेगमेंट, और बीच में जो है ये स्टैक और कोड आपका वर्क करता है। तो प्रोग्रामिंग भी करते हैं तो वहां पर भी यही चीज करते हैं। प्रोग्रामिंग जब आप लिख रहे होते हैं तो इन बिटवीन आपका जो प्रोग्राम है, जो कंपाइलर यूज कर रहे हैं या इंटरप्रेटर यूज कर रहे हैं, वो कोडिंग पार्ट एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। तो स्टैक सेगमेंट एंड कोड सेगमेंट इज इन बिटवीन द एक्स्ट्रा एज वेल एज डेटा सेगमेंट। हाँ बोलिए। Yes, sir. Sir, here in S4 say 0 and S3 0. Sir, in extra segment, sir, here it shows that sir resources is utilized properly. I think, isn't it, sir? क्या बोले, नहीं समझे जी। Sir, in S4 0 and S3 0, that means extra segments. Here extra segments will work. Sir, it shows that resources will utilize properly. Yes, yes. Isn't it? And one that means it is in idle state. And one thing, sir, sir, you explained about S6 is always set to logic 0. So I could not able to understand this. That this is particular used, thing. that is used as a reserved status bus, है ना। तो whenever the need of the extra bus, then S6 is utilized. Otherwise S6 जो है वो logic 0 है, that means disabled ही रहता है within the system. When we say we need to need extra segments, then it will logic will be 1. Yes, yes. Okay, sir. Okay, then fine, sir. ठीक है ना। नेक्स्ट जो 2 पिन है, that is the interrupt pin. So before discussion NMI and INTR, or there is one int A, interrupt acknowledgement pin also. In the right side of the particular diagram you will see that particular pin. So NMI non-maskable interrupt or INTR interrupt, that means in maskable interrupt. Now before discussion of this NMI and INTR, I just want to ask the question, what do you mean by interrupt? Anyone? Because I think that in fundamental also this section is discussed. Anyone? यस सर। हाँ बोलिए। सर यहाँ से आपने बताया सर S5 रजिस्टर इंटरप्ट यूज करता है सर, लैक ऑफ रिसोर्सेज। तो सर जब रिसोर्स की अनअवेलेबिलिटी रहेगी तो उसकी तब वो जनरेट इनिशियली ये मान के चला जाता है, Yes, sir. इनिशियली ये मान के चला जाता है कि कोई रिसोर्स का जरूरत नहीं है किसी प्रोसेस को। यस सर। जैसे आपको इनिशियली अगर पहली बार कोई सिस्टम की बात सोचेंगे तो आप इनिशियली मान के चलेंगे कि आपका सिस्टम ऑफ है, ठीक है ना। आप ये नहीं मान के चलेंगे कि आपका सिस्टम 24 घंटा ऑन रह रहा है, ठीक है ना। यस सर। इंटरप्ट एक्चुअली क्या है, ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से इंटरप्ट को डिस्टरबेंस,
नॉर्मल Yes, sir. नॉर्मल प्रोग्राम फ्लो के में इंटरफेरेंस कोई एक्सटर्नल रिसोर्स इनएडिक्वेसी के चलते, इनकम्प्लीटनेस के Yes. चलते कोई प्रोसेस अगर इंटरप्ट हो जाता है, बीच में ही रुक Input जाता है, output बीच में ही sir. सीपीयू से उसको बाहर कर दिया जाता है, वेटिंग स्टेट में भेज दिया जाता है, दैट मींस सम डिस्टरबेंस अकर that may Over be due there. to hardware or due to lack of resource Input output. availability Yes, sir. Yes sir. और Input lack output of dependence instance, resource. यानी कि सिंगल इंस्टेंस होने के चलते आपका जो है वो इंटरप्ट जनरेट हो रहा है, बिकॉज आप अगर कोई एक रिसोर्स को कोई ऑलरेडी कोई प्रोसेस यूटिलाइज कर रहा है तो दूसरा प्रोसेस उसको रिक्वेस्ट दे So there सकता is an है, interrupt. असाइन नहीं होगा वो प्रोडक्ट, वो रिसोर्स उसको तब तक असाइन नहीं होगा जब तक कि पहले वाले प्रोसेस उसको रिलीज नहीं करता है। तो दैट इज द पर्टिकुलर, तो इंटरप्ट को इफ यू हैव टू डिफाइन इंटरप्ट देन एनीवन कैसे डिफाइन करेंगे सिकंदर? Yes, sir. Whenever microprocessor busy in performs any particular work, and at that time, so, if any process comes for executing, then microprocessor busy in their own work, then it can be interrupted. Just And note it it down. is also interrupted due to input-output operations. Yes, yes. Something like Just note it down. Yes, sir. And interrupt, simple one sentence definition you have. And interrupt is an event caused by a component other than the CPU, यानी कि कोई भी प्रोसेस आपका जो है वो तो सीपीयू को अवेल कर ही रहा है, लेकिन सीपीयू के अलावा भी कोई अगर रिसोर्स का जरूरत पड़ा तो उस केस में इंटरप्ट जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर सीपीयू के अलावा कोई भी इंटरफेरेंस हो रहा है तो इंटरप्ट जनरेटेड ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्स और ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्स और ड्यू टू यू कैन से इनकम्प्लीटनेस ऑफ द रिसोर्स। ठीक है ना, एट द मोमेंट व्हेनेवर द पर्टिकुलर प्रोसेस रिक्वेस्टेड फॉर द रिसोर्स, जब वो पर्टिकुलर प्रोसेस किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है और ड्यू टू लैक ऑफ इंस्टेंस और ड्यू टू एनी अदर फैक्टर दैट रिसोर्स इज अनअवेलेबल और इट इज नॉट अवेलेबल फॉर द पर्टिकुलर process, then that sort of interrupt is known as you can say hardware interrupt भी हो सकता है, software interrupt भी हो सकता है। तो interrupt occur due to hardware error और hardware level problem, और interrupt occur due to software issue या software related अगर कोई issue है तो उस केस में तो software related issue क्या होता है, like exception, जैसे प्रोग्रामिंग आप करेंगे तो वहां पर इंटरप्ट क्या होगा, फैक्टोरियल का कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, और फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिख रहे हैं, कोई निगेटिव वैल्यू इंटर कर दिया, यूजर इंटर्ड निगेटिव वैल्यू, तो वेदर योर प्रोग्राम और लॉजिक होल्ड दिस टाइप्स ऑफ फीचर टू जनरेट की देयर इज नो नेगेटिव फैक्टोरियल फॉर नेगेटिव वैल्यू, अगर ऐसा मैसेज पास करा रहे हैं तो आपका प्रोग्राम तो रन करेगा, लेकिन अगर आपने डायरेक्टली फैक्टोरियल का कंडीशन लिख दिया है लूप के अंदर तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है ना, तो उस केस में -1 कर दिया, कोई 0 कर दिया, अगर नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू कोई कर रहा है 5, 6, 7, 8 तो वो तो कैलकुलेट हो रहा है, लेकिन अगर 0 या -1 हो रहा है तो उस केस में आपको यहाँ पर यूजर मैसेज, दो चीज है, एक तो यूजर मैसेज ही दे दीजिए, प्रोग्राम में यूजर मैसेज दे दीजिए कि आपका नो फैक्टोरियल फॉर नेगेटिव वैल्यू ऐसा मैसेज आए, नो फैक्टोरियल ऑफ 0 इज 1 ऐसा मैसेज आए, और फिर जो नॉन नेगेटिव वैल्यू है उसका फैक्टोरियल निकालने के लिए हम लोग प्रोसीजर सोचेंगे। लेकिन अगर ये दो चीज को आप स्किप कर जाते हैं तो कोई भी यूजर को जैसे ही आप एक स्ट्रिंग मैसेज देंगे इंटर एनी नंबर, एनी नंबर का मतलब है एनी नंबर, एनी नंबर आपका -123 भी हो सकता है,
122 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो मैसेज यूजर को देते हैं, ये यूजर मैसेज के बेसिस पर आपका एनालिसिस होगा। अब यहाँ क्या है कि आपका एक कॉन्सेप्ट आता है सेंटिनल वैल्यू, ठीक है ना। अगर एरे यूज कर रहे हैं, अभी भी एरे शुरू हुआ है कि नहीं, एरे शुरू हुआ है आप लोग का डिस्कशन? नो सर, अभी तक तो नहीं। अच्छा, अभी भी नहीं हुआ है। नहीं सर। तो अगर हम मान लेते हैं कि एरे के थ्रू तो हम फिक्स कर देते हैं एरे का साइज, और उस फिक्स्ड साइज के हिसाब से लूप ले लेते हैं, और इंडेक्स लोअर बाउंड और अपर बाउंड के बीच का वैल्यू आपका जो है जितना है डेटा है उसको एलोकेट कर देते हैं उस एरे के इंडेक्सिंग के थ्रू। यानी एरे का इंडेक्सिंग 0 से लेकर n-1 तक, अगर एरे का साइज n है तो, अगर साइज n है तो लोअर बाउंड आपका 0 होगा, अपर बाउंड आपका साइज -1 होगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पर हम लोग जो है एरे का एक फिक्स्ड लूप चला सकते हैं, जिसके थ्रू हम वैल्यू को चेक करेंगे। अगर निगेटिव वैल्यू होगा तो वहां पर निगेटिव के लिए चेक करेगा। लेकिन अब अगर आप चाहें तो बिना एरे का यूज किए भी आप नंबर ऑफ टाइम्स यूजर एंट्री ले सकते हैं कि नहीं? यस सर। नंबर ऑफ टाइम्स एरे आपने नहीं लिया है, एक ही वैल्यू से अगर नंबर एंट्री कराना है, इस नंबर से ही हम नंबर ऑफ एंट्री ले ले, जैसे 12, 13, 11, 10, 9, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। ये इतना वैल्यू हम लोग डिफरेंट वैल्यू ले लें, और जब तक लेना चाहे तब तक ले सकते हैं। तो हाउ वी कैन टर्मिनेट दिस एंट्री, एनीवन? हम लोग एरे यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी एरे आपको नहीं पढ़ाया गया है। तो अगर एरे यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम जो भी डेटा एंट्री करें वो एक्यूमुलेट हो। एक्यूमुलेट का मतलब कि वो जुड़े, एक के बाद एक जो भी आपका श्रृंखला है वो श्रृंखला जुड़ेगा। तो अगर एडिशन परफॉर्म करना है आपको, सारे पर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो उस केस में आपको क्या चाहिए, ये प्रक्रिया कभी तो बंद होगी। तो when तो when the entry will be terminated, तो बताएंगे अगर हम एरे यूज नहीं कर रहे हैं तो हम टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं प्रोसेस को? एनीवन? सिकंदर बताइए। With the help of conditions, sir. I don't know. I don't sure. I'm not sure about that. I'm not sure, but what types of thinking comes in your mind? Just share that thinking process, because that is also false emission. Yes, sir. But time to time it With will the help also of conditional statement, sir. Yes. With the help of conditional statement. With the help of conditional statement. हाँ, conditional statement लेंगे. That's why I am asking. सर जब हम सर इसको ऐड करने के लिए हमको एक नया वेरिएबल चाहिए सर। जैसे हम a और a इक्वल टू हम 20 लेते हैं और b इक्वल टू 10 लेते हैं, तो हम उसको ऐड करने के लिए हम एक नया वेरिएबल सी लेते हैं। हाँ ठीक है, वो तो ऐड करेंगे, लेकिन अगर हमको इसको प्रोसेस एंट्री प्रोसेस को टर्मिनेट करना होगा, तो टर्मिनेट करने का क्या आपके पास कोई ऑप्शन है अगर एरे यूज नहीं कर रहे हैं तो? नो सर, नो सर। है, बिल्कुल है आपके पास सर। क्या होगा, नहीं होगा? हम बता रहे हैं कंडीशन या डिसीजन मेकिंग लगाना पड़ेगा। कंडीशन आपके पास Yes, है। sir. I think also. ये सेंटिनल वैल्यू जो हम बोल रहे हैं, तो नहीं सेंटिनल मानता। वैल्यू इज द वैल्यू which is used to terminate the continuous entry process. Now you can use any number as a sentinel value. That means कि अगर हम कोई सेलेक्ट केस स्टेटमेंट लिख रहे हैं, सेलेक्ट केस तो पढ़ा दिया गया होगा क्यों बेसिक में? सेलेक्ट केस नहीं पढ़ाया गया है।
देखो तो इसमें क्या करेंगे कि इफ n यानी n का वैल्यू हम लोग एंट्री लेंगे इफ n इक्वल टू सपोज हम सेंटिनल वैल्यू ले लिए सपोज 99, ये भी सेंटिनल वैल्यू ले सकते हैं, या इफ n इज इक्वल टू -1, तो -1 को भी आप सेंटिनल वैल्यू ले सकते हैं, 99 को भी ले सकते हैं, 9 को भी ले सकते हैं, सिंगल डिजिट को भी ले सकते हैं। ये जो सेंटिनल वैल्यू है, तो दीज वैल्यूज आर यूज्ड, ठीक है ना। सेंटिनल वैल्यू विच टाइप्स ऑफ वैल्यू, दीज वैल्यूज आर यूज्ड टू टर्मिनेट द एंट्री प्रोसेस। सर नहीं समझे सर, नहीं समझे सर, फिर से समझा दीजिए कैसे, मतलब क्या करेगा? बता रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? छोटू कुमार। यस सर, कैसे टर्मिनेट करेगा सर? बता रहे देखो, तुम कंपाइलर इंटरप्रेटर पर भी रन कर सकते हो, ठीक है। जैसे Yes, sir. अगर हम कंपाइलर पे ही रन करके बताते हैं आपको। अब इसको लैंग्वेज को आप मत समझने की कोशिश कीजिए, केवल लॉजिक देखिएगा। ये अभी मेरे पास क्यू बेसिक इंटरप्रेटर नहीं है ना, तो उसी पर बताते हैं। क्यू बेसिक इंटरप्रेटर सपोज यहाँ पर एक एंट्री के लिए नंबर ले लिए n, ठीक है, और एंट्री को हम कंटिन्यूअसली लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो फर्स्ट टाइम एंट्री करेंगे प्रिंटेड इंटर नंबर, बोलिए बोलिए। सर आपके तरफ से साउंड बहुत आ रहा है। आवाज कहीं से आ रहा है सर? अच्छा, फैन का आवाज है, कम हुआ? हाँ सर। अभी भी है? 1 मिनट। बोलिए। बोलो। सर आवाज बहुत ज्यादा आ रहा है सर, ईयरफोन लगाने पे आवाज नहीं सुनाई दे रहा है सर, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा आ रहा है सर। मशीन जो है ना, सुबह से ऑन होता है तो ये ऑन ही रहता है, फैन का थोड़ा सा आवाज है। धीरे धीरे अपने कम होगा। यहाँ स्विच ऑन तो ऑफ है नहीं कि फैन को तुरंत बंद कर देंगे, हीट ज्यादा होने पर फैन थोड़ा सा फास्ट सर्कुलेट करने लगता है, धीरे धीरे कम हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर ये नंबर इंटर जो कर रहे हैं, ये नंबर इंटर तब तक करना है हमको जब तक कि, तो यहाँ एक एक्यूमुलेटर ले लेते हैं एस, जिसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं और जितना नंबर एंट्री कर रहे हैं उसको सम करते जाना है। अब यहाँ पर हम डिफरेंट नंबर इनपुट लेना है और जब तक हम नहीं चाहें तब तक ये चीज आपका एंट्री होना चाहिए। तो यहाँ पर जो कंडीशंस लेंगे, इफ n, यहाँ यही सेंटिनल वैल्यू का काम है, इफ n इक्वल टू सपोज हम ले लेते हैं -1, ठीक है। तो अगर ऐसा है, तो अगर इफ n का वैल्यू इक्वल टू -1 है तो उस केस में हमारा जो है ये टर्मिनेट कर जाएगा। तो टर्मिनेट करेगा, दैट मीन्स कि एंट्री टर्मिनेट करेगा और ये चीज जो है एंट्री में ही आपका एक्युमुलेशन भी होगा, s इक्वल टू s प्लस 1, नॉट 1, n, यानी n का वैल्यू जो आप इनपुट लेंगे वो एक्युमुलेट भी होते जाएगा। सम आपका 0 है और एक्युमुलेट होने के बाद n का वैल्यू जो है आपका हर बार n का वैल्यू चेक होगा। तो अब यहाँ देखिए, इफ n इक्वल टू -1 अगर है तो इनिशियली हम लोग क्या करेंगे कि n का वैल्यू, चूंकि आप तो अभी कुछ लिए नहीं है, तो अब ये कंडीशंस अगर आप यहाँ डायरेक्ट लेंगे, ठीक है ना, नंबर एंट्री करने के बाद, तो इस कंडीशंस को हम लोग कहाँ लेंगे, जहां पर नंबर एंट्री कर रहे हैं उसके अंदर, क्योंकि यहाँ लूप नहीं लेना है। लूप नहीं लेना है तो जब आपको इसका टर्मिनेट करना होगा ऑपरेशंस को, तो नंबर को आप क्या ले लेंगे, -1 ले लेंगे। जैसे ही -1 लेंगे तो उस केस में आपका जो है वो कंट्रोल जो है वो एग्जिट कर जाएगा। तो अब इसका दो तरीका है कि एक तो आप इफ कंडीशन से यहाँ ले लीजिए और नहीं तो एक लेवल बना लीजिए सपोज, ठीक है ना, एक लेवल, कोई भी लेवल, एक लेवल 1 बना लीजिए और लेवल 1 के अंदर ये कंडीशंस ले लीजिए कि अगर इफ n इक्वल टू 1 है, -1 है, तब उस केस में आपका ये प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब ये जो भी वर्क हम लोग कर रहे हैं, इस वर्क को हम कंटिन्यूअसली करेंगे, ठीक है ना, बिना एरे के। तो इफ n इक्वल टू -1, ये कंडीशन जो है ये हमारा लेवल 1 के अंदर है। तो ये चीज एक बार करने के बाद, ये प्रोसेस को एक बार ऑपरेशंस परफॉर्म करने के बाद, इंटर नंबर और परसेंटेज नंबर लेने के बाद और s को एक्युमुलेट करने के बाद, नेक्स्ट हम लोग यहाँ क्या करेंगे, गो टू लेवल 1 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि गो टू लेवल 1 में कंडीशंस आपको लेना है कि अगर n इक्वल टू -1 है तो यहाँ पर आपको ब्रेक कर देना, या यहाँ अगेन आपको क्या करना है, गो टू एंड एक लेवल बना लेना है। ये गो टू स्टेटमेंट आप एल्गोरिथम में भी यूज करते होंगे, तो वहां पर भी सेम यूज होता है, की बेसिक में भी सेम होता है। तो लेवल 1 में ये चीज है और यहाँ पर अब ये गो टू एंड आपका जो है, यहाँ से कर्सर डायरेक्ट कहाँ जाएगा, एंड एक लेवल बनाए होंगे, तो एंड एक लेवल बनाए हैं और इस एंड लेवल में आप क्या करेंगे, सिंपली कोई भी मैसेज प्रिंट करा देंगे। एंड ऑफ द प्रोग्राम, ठीक है। ये आपका हो गया यहाँ पर एंड। नाउ एग्जीक्यूट आईओ ले लिए थे ना, इसका जरूरत नहीं है।
4 टोकन एक्सपेक्टेड, अच्छा यहाँ सेमी कोलन छूट गया। ये नंबर इंटर कर रहे हैं 12 और -1 जब करेंगे तो आपका एंड ऑफ द प्रोग्राम होगा। अब चूंकि हम लोग जब भी एंट्री करना बंद करना है तो हमको वो पर्टिकुलर वैल्यू है। दूसरा s इक्वल टू एस प्लस एन को हम क्या कर रहे हैं, s इक्वल टू एस प्लस एन को फाइनली अगर आप चाहें तो एंड में प्रिंट भी करा सकते हैं। तो एंड ऑफ द प्रोग्राम नहीं करके यहाँ पर आप प्रिंट करा दीजिए कि सम ऑफ ऑल इंटर्ड नंबर परसेंटेज d, और यहाँ पर आप उस s को प्रिंट करा दीजिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग जो है इसको आप क्यू बेसिक में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो नंबर सेंटिनल वैल्यू ले लिए n, यानी n-1 डालने पर हमारा प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो जब तक हम -1 नहीं डालेंगे तब तक हमसे इंटर नंबर मांगते रहेगा। यानी कि हमने नंबर डाला, आसान नंबर ले लीजिए ताकि आपको 1 to 10 ही चेक कर लेते हैं, 55 होता है। तो 1 इंटर किए, 1 इंटर करने के बाद फिर 2 इंटर किया, फिर 3 इंटर किए, फिर 4 इंटर किए, फिर 5 इंटर किए, फिर 6 इंटर किए, 7 इंटर किए, फिर 8, फिर 9 एंड देन 10। अब 10 के बाद हमको जो है इसमें आपका स्टॉप कर देना है प्रोसेस। तो स्टॉप करने के लिए क्या यूज करेंगे, सेंटिनल वैल्यू। तो सेंटिनल वैल्यू हम लोग -1 रखे हैं, तो -1 जैसे ही लेंगे, नौसी एक कम बता रहा है जी। हाँ ठीक है, S0 लिए इसमें, बोलिए। सर इसमें सर -1 भी नहीं इंक्लूड करेगा हैं? सर? इसमें जो अभी डायग्राम जो कराए हैं सर उसमें -1 भी नहीं इंक्लूड करेगा जो ऐड करेगा तो उसमें? इसीलिए एक कम हो गया है, -1 को हमको नहीं लेना है। तो सर -1 वो कैसे स्टॉप होगा सर? है, तो सर स्टॉप कैसे होगा? -1 पर ही ना हम कंडीशन लिए हैं कि यहाँ तक आएगा, तो ये जब इंटर करेंगे तो वो तो आप स्टॉप हो सेंटिनल जाएगा। वैल्यू चेंज कर सकते हैं ना। अभी स्टॉप तो हो गया, लेकिन यहाँ पर ये होगा कि आपका -1 भी कंसीडर्ड हो गया। ठीक है ना, सर ये -1 भी इंटर किए हैं, तो इसका उपाय आपको पता सर है क्या है, क्या सर करना होगा? सर तो सर मान लीजिए सर हमारे पास पॉजिटिव ही वैल्यू है प्लेसमेंट जोड़ने चेंज के कर लिए, दीजिए तो और कुछ नहीं है? सर -1 जो है, फिर ये तो कंडीशन हुआ ना सर, सम n इक्वल टू -1। जब -1 हम लेंगे n में तो हमारा कंडीशन जो है ना इंड कर देना चाहिए। तो यहाँ पे s इक्वल टू s प्लस n दिए नहीं सर, मतलब -1 भी इसमें जुड़ गया नहीं सर? ओके सर, हाँ जी सर, इसी मतलब s में जुड़ा रहा है नहीं सर, तो इसके लिए तो एक वेरिएबल हुआ ना सर। s जो लिए है s प्लस n, तो ये भी तो एक वेरिएबल हुआ ना। तो वेरिएबल यहाँ लिया है ना जी, एक्यूमुलेटर वेरिएबल है। एक्यूमुलेटर वेरिएबल है। यस सर। देखिए ज्यादा हो गया सर हाँ एक और ऐड कर दीजिए ना, हैं, 2 बार 1 कर दीजिए सर। 2 बार 1 कर दे, 2 बार वो लॉजिकल है। बाकी आपका वो टर्मिनेशन का काम कर रहा है, वो लॉजिक अभी हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है ना सर यदि पॉजिटिव वैल्यू को जोड़ना हो तो उसमें माइनस जो कंडीशन एक जो सेंटिनल है वो सर वो माइनस पर काम कर रहा है, तो सर पॉजिटिव कैसे जोड़ेगा? प्लस माइनस हो जाता है। 2 इसको यहाँ लिखे हैं ना, इसलिए ये दे रहा है। 1 मिनट, इसको
इसी मेन आपका इसी को प्लेस आउट करना है। और इंटर नंबर तो आप लेंगे -1 तो जाएगा ही एक बार, ठीक है ना। ये कंडीशन चेक कहाँ होगा, नंबर एंट्री किया गया है यहाँ पर। नंबर एंट्री करने के बाद लेवल 1 में जाएगा। लेवल 1 में हाँ, लेवल 1 में आप इसको पेस्ट करिए। यहाँ नंबर एंट्री होने के बाद यहाँ जाएगा, यहाँ पर सम करेगा। और अगर सर पहले सम ही कर देगा सर, पहले तो वैल्यू लेगा ना। पहले सर वैल्यू लेगा ना, लेना चाहिए, उसके बाद सम करेगा। इफ n इक्वल टू 1 ये हुआ, यहाँ पर एल्स में कर दीजिए, एल्स, ठीक है। तो जब n-1 होगा तो इसको सम ही नहीं करेगा, तो फाइनली जो इसमें स्टोर होगा तो उससे काम कर लेगा। एक बढ़ जाएगा ना। बोलिए। ये सर वही नहीं समझे सर, सेंटिनल वैल्यू। समझेगा, वो तो काम कर ही रहा है। सेंटिनल वैल्यू का मतलब कि टर्मिनेट कर देना, प्रोसेस को टर्मिनेट कर देना। सर सेंटिनल सर समझ में आ गया, सेंटिनल समझ में आ गया। बाकी प्रोग्राम हम है लॉजिक में हम लोग देख रहे हैं कि ये s का वैल्यू हमको -1 के पहले वाले वैल्यू तक ही यूज होना चाहिए। -1 जब हो तब टर्मिनेट होना चाहिए। सर वहाँ -1 की जगह पर हम 1 भी दे सकते हैं ना। क्या सर वहाँ 0 भी दे सकते हैं ना, -1 की जगह पर n इक्वल टू 0 जब हो तब मतलब प्रोग्राम कर देना चाहिए। तो आप 0 भी लेंगे तब भी वही प्रॉब्लम आएगा। वो नंबर को हमको छोड़ देना है ना, उस नंबर को एक्युमुलेट नहीं करना है। तब ये तो सर वेरिएबल हो गया ना s, तो इसको सेंटिनल वैल्यू कैसे बोला? s सेंटिनल वैल्यू है, s इज द एक्युमुलेटर वेरिएबल, n इज द नंबर। सेंटिनल वैल्यू तो आपका वो वैल्यू है कांस्टेंट, जिसको आप जब उस नंबर के जगह पर लेंगे, वैल्यू के रूप में लेंगे, तो आपका प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा ना। n सेंटिनल यहाँ पर -1 काम कर रहा है ना सर। वैल्यू है, -1 सेंटिनल वैल्यू है। और -1 नंबर जहां एंट्री कर रहे हैं वहां पर आपको -1 डालना है बंद करने के लिए, प्रोसेस को रोकने के लिए। तो दैट इज द सेंटिनल वैल्यू कंसेप्ट। तो यहाँ सेंटिनल वैल्यू काम कर रहा है। अब ये s इक्वल टू s प्लस n जो हम लोग कर रहे हैं, इसमें हम चाहते हैं कि जब सेंटिनल वैल्यू आप एंट्री करें, वो वैल्यू आपका इसमें यूज नहीं हो, उसके पहले तक का वैल्यू सम अप हो। सर वहाँ n की जगह पर हम 1 होगा, 0 से स्टार्ट होगा, नंबर इक्वल टू चेक यहाँ कर रहे हैं। सर n इक्वल -2 हम देंगे तो वो भी सेंटिनल वैल्यू हो जाएगा ना सर? हाँ, यहाँ जो लेंगे, -1 की जगह आप यहाँ ले लीजिए 99 ले लीजिए, ठीक है। ओके समझ गए सर। और समझे सर, 99 ही आपका सेंटिनल वैल्यू हो जाएगा। वो जो जिस पे कंडीशन लेंगे, 1 के बाद 2 लेंगे, और जैसे ही 99 लेंगे आपका सम अप हो गया ना। आई थिंक सर जिस पे कंडीशन होता है वो होता है सेंटिनल वैल्यू, नहीं सर? अभी मतलब तो जो काम कर रहा है। यस सर, हो रहा है, ऐसे काम कर रहे हैं। -1 के लिए क्यों नहीं कर रहा है? यस सर, पॉजिटिव पर काम कर रहा है। -1 के लिए भी करना चाहिए। और समेशन में सर s माइनस n करके देखिए सर, हो जाएगा कहीं। क्या बोले? s प्लस n है ना सर, उसको सर s माइनस n करके फिर नेगेटिव वैल्यू लीजिए सर। जबरदस्ती। अब ठीक है ना? यस सर। यस सर। अब सही है सर। तो -1 हमारा अभी एरे नहीं यूज हुआ, लेकिन हमने एरे का काम कर लिया, तो दैट इज द सेंटिनल वैल्यू। यहाँ पर सेंटिनल वैल्यू -1 था,
99 डे, कोई भी सेंटिनल वैल्यू आप लेना है लीजिए, ठीक है। इज इट ओके? आप इसको ट्राई करिएगा क्यू बेसिक में। सर 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 एक और सर और एक बात सर, एक की बेसिक का जो सिंटेक्स होगा सर वो अलग होगा तो क्या होगा कैसे क्यू उसमें बेसिक? करेंगे? जो सिंटेक्स होगा सर वो अलग होगा, ये जो देव नहीं, क्लास कुछ सिंटेक्स अलग नहीं है। आप वहां पर इनपुट और प्रिंट यूज करेंगे, स्कैनफ की जगह इनपुट यूज करेंगे और प्रिंटफ की जगह प्रिंट यूज करेंगे। गो टू स्टेटमेंट वहां भी यूज होता है। सर ओके सर। लेबल आप वहां भी बनाते हैं। अभी मेरे पास ऑनलाइन एडिटर होगा तो ऑनलाइन पर आपको वहां लिखेंगे, बट सेम लॉजिक यू कैन डू। इसको हम चैट में पेस्ट कर दे रहे हैं, आप वहां से कॉपी कर लीजिए और इसको ट्राई करिएगा उसमें लिखने के लिए।